दो साले राजू और नन्हे अपनी अपनी पत्नियों के साथ उससे मिलने आते हैं। राजू धर्मदास से बोलता है, वाह जीजा जी, क्या मकान लिया है आपने, बिल्कुल महल लग रहा है। ऐसा मकान तो पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। इतना माल टाल कहाँ से लाए? बहुत अमीर हो गए हो, हमें भी बताओ, थोड़े अमीर हम भी हो जाए। तुम दोनों मेरे साले ना होते तो तुम दोनों को इस महल का चौकीदार बना देता। कहाँ से लाए हो पैसा? अरे भाई, मेहनत के हैं और क्या, जो तुम दोनों नहीं करते, करो तो तुम भी अमीर हो जाओगे। तेरी ये गलती है कि तू इस कंगाल खानदान में पैदा हुआ और इस जोकर राजू का भाई है, समझा? बाबा, 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 पता नहीं कहाँ चले गए। बाबा। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसने एक लड़के को जंगल में बैठा हुआ पाया। वो उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। सुनो, सुनो, कौन हो तुम? और इतनी रात को ये जंगल में क्या कर रहे हो? तुम हमरे गांव के तो नहीं लगते। अच्छा, वो सब जाने दो, तुम हमरे बाबा देखे का? वो सफेद कपड़े पहनते हैं, जंगल के बाहर पहला खेत है ना, हमरा ही है, वही काम करते हैं। सुन रहे हो का नहीं? बहरे हो का? तभी वो पीछे मुड़ा और चांदनी उसे देखकर जोर से चिल्लाई। पुराना एक नीम का पेड़ था। गांव वाले शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाते थे। शाम के बाद उस नीम के पेड़ से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती थी, और जो भी कोई भूल से भी शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास जाता था, दूसरे दिन उस व्यक्ति की लाश नीम के पेड़ के नीचे मिलती थी। इसीलिए गांव वालों ने बहुत वक्त से शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। उस गांव में दो व्यक्ति आते हैं, रामू और राका। अबे यार रामू, अभी तो दोपहर के 4 ही बजे हैं और तेरे गांव में तो ना कोई तांगा है और ना कोई रिक्शा। क्या हमें पैदल ही चलना पड़ेगा? अच्छा भला मैं अपनी कार लेकर आ रहा था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तुझे इस खटारा बस में सफर करने की आदत है ना? ओहो, इतनी गर्मी है यहाँ, तेरे घर पर एसी तो है ना? चुप कर, बड़ा आया कार की बातें करने वाला। झूठ क्यों बोलता है? तूने ही तो मुझसे कहा था कि गाड़ी खराब हो गई है, गैराज में पड़ी हुई है। तुम शहर के लोग गांव में आकर पता नहीं क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकते हो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 24 घंटे एसी में ही पड़ा रहता है। अब ओए रामू, तू चल रहा है कि भाग रहा है? क्या हमारे पीछे पुलिस पड़ी है? तो सिर्फ इतना जान ले कि हमारे पीछे पुलिस ही लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद रामू काका के साथ अपने घर पर पहुंच गया और अपने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। रामू की आवाज सुनते ही एक औरत ने दरवाजा खोल दिया और उसने रामू की तरफ देखकर कहा, अरे आप आ गए जी, क्या क्या लेकर आए हो मेरे लिए? जो मैंने शहर से मेकअप का सामान मंगवाया था वो लेकर आए या नहीं? चुप कर बेवकूफ औरत, आते देर नहीं हुई, गिनाने लगी अपने सामानों की सूची। अरे अभी अभी तो आए हैं, देख तो ले कि हमारे साथ कौन आया है। रामू की बात सुनकर चंपा सामने देखने लगी। राका वहाँ खड़ा हुआ उसे देखकर छिछोरी भरी नजरों से मुस्कुरा रहा था। राका भाई, ये तुम्हारी भाभी है और गांव में भाभी माँ समान होती है। कम से कम इन्हें तो अपनी छिछोरी भरी नजरों से देखना छोड़ दो। तुम शहर वालों को हर जगह मुंह मारने की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है। अरे नहीं रामू भाई, हम तो बस भाभी को देख रहे थे कि भाभी कितनी सुंदर है।
अरे अब तुम लोग बाहर खड़े मत हो, जल्दी से अंदर आ जाओ, शाम होने वाली है। रामू भाई, तुमने ये नहीं बताया कि तुम दौड़ क्यों लगा रहे थे? राका भाई, जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहाँ पर गांव का बहुत पुराना नीम का पेड़ है। वहाँ पर चुड़ैल का साया है। शाम के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता, और गलती से अगर कोई जाता है ना तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं रामू भाई। तुम गांव वाले अभी भी इन सब दकियानूसी बातों पर यकीन करते हो? मैं चुड़ैल उड़ैल को नहीं मानता। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर राका अपने दोस्त रामू से कहता है, मैं जरा बाहर हवा खाकर आता हूँ, वैसे भी गर्मी बहुत है। राका भाई, किसी गांव वाली को छेड़ मत देना, ये गांव है, बहुत पिटाई होती है। रामू की बात सुनकर राका मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाता है। लगता है गांव में तुम नए हो। तुम जानते हो मैं मुखिया की बेटी हूँ। अगर पिताजी को पता लग गया तो वो तुम्हें मार मार कर बत्ती सी तोड़ देंगे। हमारा तुम पर दिल आ गया है रानी, गर्मी बहुत है। तुम्हारे गांव में मेहमान को पानी पिलाने का रिवाज नहीं है क्या? राका की बात सुनकर मोहिनी को पता नहीं क्या सूझा। मोहिनी बोली, अगर इतनी ही ज्यादा गर्मी लगी है राजा, फिर शाम के वक्त नीम के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और तुम्हारी खातिरदारी भी कर दूंगी। राका किसी को बताए बगैर शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है, मगर वहाँ रोहिणी मौजूद नहीं थी। राका मोहिनी को आवाज लगाता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सो रही थी। वो राका की आवाज सुनकर उठ जाती है। बरसों बाद इस पेड़ के नीचे कोई मुर्गा आया है। गाँव वालों, तुमने मुझे बहुत भूखा रखा है, अब तुम लोगों की खैर नहीं। ये कहकर चुड़ैल नीचे उतर कर राका के सामने आ जाती है। चुड़ैल, मुझे माफ कर दो चुड़ैल। नहीं राजा, ऐसे कैसे छोड़ दूं? देख, तेरी रानी तेरे सामने खड़ी है। मेरे गले लग जा और मुझे प्यार कर। राका भागने ही वाला था कि चुड़ैल उसे मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। आज के जंगल में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहते हैं उस जंगल में रात के अंधेरे में एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव वाले उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके भीतर एक डर हमेशा रहता था। कई साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक सुंदर औरत रानी अपने पति के साथ रहती थी। रानी बेहद खुशमिजाज और हंसमुख थी, लेकिन उसका पति विक्रम बेहद क्रूर और जालिम था। वह अक्सर रानी पर शक करता था और छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता था। रानी की जिंदगी विक्रम के साथ एक नरक बन गई थी, लेकिन वह अपने हालात को किसी से नहीं कह पाती थी। एक दिन विक्रम को शक हुआ कि रानी का किसी और से रिश्ता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे रानी को जंगल के अंदर ले जाकर पेड़ से बांध दिया और उसे बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। विक्रम ने रानी की लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया और वापस गांव आ गया। उसने लोगों से कहा कि रानी कहीं गायब हो गई है। रानी की मौत के बाद से ही जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को जंगल से औरत की चीखें सुनाई देने लगी।
कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को जंगल में भटकते हुए देखा है। उसकी आंखें आग जैसी जल रही होती थीं और उसका चेहरा खून से सना होता था। वह किसी को पास आते ही गायब हो जाती थी। गांव में डर का माहौल बन गया। लोग जंगल से दूर रहने लगे और रात में तो कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विक्रम को कोई डर नहीं था। वह हमेशा की तरह जंगल के पास से गुजरता। धीरे धीरे आइए पिताजी, गांव का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे रास्ता, अभी तो दोपहर है, पता नहीं अभी क्या करूं और कहां जाऊं। अच्छा बेटा अमल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता है माँ, आपको क्या बताऊं। हे भगवान, हमें ये क्या सजा दे दी आपने। अरे ये क्या अमल, दोपहर को पूरे परिवार के साथ तुम कहाँ जा रहे हो? अब अपनी दुख भरी कहानी क्या ही बताऊं निर्मल भैया, सब हमारा ही दुर्भाग्य है ये। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है? अब क्या ही बताऊं भैया, गांव के महाजन हरी मुर्शिदी से पिताजी ने पता नहीं कितने वक्त पहले उधार लिया हुआ था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो उधार नहीं चुका पाए। और इसीलिए महाजन ने अपने लोगों को भेजकर हमारा पूरा घर बार हमसे छीन लिया। हमें हमारे ही घर से उन्होंने निकाल दिया बेटा। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर तुम कहाँ कहाँ ठोकरे खाओगे। अब क्या कहूँ भैया, प्रभातपुर गांव में माँ की नानी का घर है, अब उसी तरफ जा रहे हैं। क्या प्रभातपुर? वो तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इतनी खतरनाक धूप में तुम लोग वहाँ कैसे जाओगे? निर्मल भैया, और क्या करूँ बताइए, इतनी मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथ देगा। अच्छा सुन, मदनपुर गांव के किनारे में एक मेरा छोटा सा घर है। अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो तुम लोग वहाँ जाकर रह सकते हो। महीने में जितना पड़े उतना किराया दे देना, चलेगा मुझे।